मैं राखी कुमारी एएनएम ट्रेनिंग स्कूल बनमनखी की छात्रा हूँ। आज मैं आप सबके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन यानी डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम का दूसरा नाम जीआई सिस्टम भी है, यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम भी है। इसमें क्या होता है? इसमें भोजन का पाचन होता है, उत्सर्जन होता है और अवशोषण भी होता है। हमारा पाचन क्या होता है? अब जटिल भोज्य पदार्थों को सरल व छोटे भोज्य पदार्थों में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। अब पाचन हमारे शरीर में दो प्रोसेस के द्वारा होता है। पहला तो फिजिकल और दूसरा केमिकल। पहला क्या था? फिजिकल। और दूसरा क्या था? केमिकल। फिजिकल यानी हम जब दांतों की मदद से भोजन को तोड़ते हैं, चबाते हैं, तो ये है फिजिकल प्रोसेस। और जब उसमें सलाइवा मिक्स होता है, गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है, तो वो है केमिकल प्रोसेस। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का पाचन नहीं होता है, जबकि जल, विटामिन, मिनरल्स का पाचन नहीं होता है। इनका सीधा अवशोषण होता है क्योंकि ये सरल होते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्राइमरी ऑर्गन और एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में। ये दो होते हैं। प्राइमरी ऑर्गन का दूसरा नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन का दूसरा नाम होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। प्राइमरी ऑर्गन वो होते हैं जिनमें से भोजन ट्रेवल करते हैं, लेकिन एक्सेसरी ऑर्गन वे होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। अब प्राइमरी ऑर्गन में जो सबसे पहला ऑर्गन आता है जहां से भोजन गुजरता है, वो है माउथ या फिर बगल कैविटी। अब माउथ क्या होता है? माउथ में होते हैं तीन, जैसे कि टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड। टीथ क्या करता है? ये भोजन को तोड़ता है और चबाता है। और टीथ भी दो प्रकार के होते हैं। पहला तो टेम्पररी टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ। टेम्पररी टीथ में चाइल्डहुड का टीथ इसे कहा जाता है और ये 20 की संख्या में होते हैं। कितने की संख्या में होते हैं? 20। और परमानेंट टीथ को एडल्टहुड का टीथ भी कहा जाता है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 32। कितनी होती है? 32। टेम्पररी टीथ में प्रत्येक आधे जबड़े में 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 मॉलर होते हैं, जबकि परमानेंट टीथ के आधे जबड़े में 2 इंसिजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मॉलर होते हैं। अब हम टीथ के इरप्शन के बारे में पढ़ते हैं। टेम्पररी टीथ कब निकलता है बच्चों में? जब वह 7 माह का होता है। और परमानेंट टीथ कब निकलता है? जब वो 6 साल का होता है। अब हम पढ़ते हैं टंग के बारे में। टंग क्या होता है? हमारे मुंह में पाया जाता है और ये सलाइवा को भोजन के साथ मिक्स करने का काम करता है। इसमें कुछ टेस्ट बड पाई जाती है जो भोजन के स्वाद को बताता है और ये हमारे मुंह में फैंडिबुलम नाम के स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ा होता है। अब हम सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। हमारे मुंह में 3 जोड़ी में सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं। कितनी जोड़ी में? 3 जोड़ी में। कौन कौन से? पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा रिलीज होता है जिसमें एमाइलेज पाया जाता है, जो क्या करता है? हमारे जो हम खाते हैं उसमें पके हुए स्टार्च को सॉल्युबल शुगर यानी माल्टोज में कन्वर्ट करता है। सॉल्युबल शुगर का क्या नाम था? माल्टोज। अब ये सलाइवा जो है ये एल्कलाइन नेचर का होता है और इसमें बैक्टीरिया किलिंग प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं और इसके सिक्रीशन में कुछ ऑर्गेनिक, कुछ इनऑर्गेनिक और कुछ ड्रग्स भी सिक्रीट होते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे प्राइमरी ऑर्गन के बारे में, यानी फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स जो है ये कॉमन पाथवे होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, यानी कि ये तीन होते हैं, जैसे कि ओरोफेरिंग्स जो मुंह से अटैच होता है, नेजोफेरिंग्स जो नाक से अटैच होता है और लैरिंगोफेरिंग्स जो कहाँ से अटैच होता है? लैरिंग्स से। अब हम पढ़ते हैं ईसोफेगस के बारे में। आप सभी को पता होगा कि ईसोफेगस मसल से बना एक ट्यूब होता है जिसकी लंबाई लगभग 11 सेंटीमीटर की होती है। इसमें जो बोलस फॉर्म होता है जीभ और
छींक के द्वारा वो निगला जाता है और स्टमक तक पहुंचाया जाता है। लेकिन पहुंचाने के क्रम में एक मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट का नाम क्या आप सभी को पता है? उस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। क्या कहते हैं? जो हमारा इसोफेगस है उसके ऊपर होता है फेरिंक्स और नीचे क्या होता है? स्टमक का कार्डियक ओरिफाइसिस। क्या होता है? स्टमक का कार्डियक ओरिफाइसिस। अब हम पढ़ते हैं स्टमक के बारे में। स्टमक क्या होता है? ये जे शेप का फूला भाग है, ठीक है, जे शेप का फूला भाग है और इसमें लेयर्स पाए जाते हैं, यानी कि 4 लेयर से मिलकर बना होता है। पहला लेयर का नाम है पेरिटोनियल। क्या है? पेरिटोनियल। दूसरा लेयर का नाम है मस्कुलर, फिर तीसरा का सबम्यूकस और फिर चौथा लेयर है म्यूकस। अब जो ये लास्ट लेयर है म्यूकस लेयर, इसमें क्या होता है? ग्लैंड्स पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है जो भोजन को पचाने में बहुत हेल्प करते हैं, यानी उन्हीं की सहायता से हमारा भोजन पचता है। अब हम गैस्ट्रिक जूस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि गैस्ट्रिक जूस जो है हमारे बॉडी स्टमक से क्यों कैसे रिलीज करते हैं। पहला रीजन तो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट। जब हम कभी भोजन को टेस्ट करते हैं या स्मेल करते हैं, पहले तो सलाइवा आता होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा। उसी तरह पेट में भी गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं। दूसरा रीजन है रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। अब ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म क्या होता है? जब भी हम अपने बॉडी को कुछ स्टिमुलाई जैसे भोजन प्रदान कर रहे हैं तो शरीर उसके प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है, तो उसी को कहते हैं रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। और ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म वेगस नर्व के द्वारा होता है। किस नर्व के द्वारा? अब स्टमक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। सबसे पहला है कार्डियक ओरिफाइसिस। इस वाले रीजन को बोलते हैं फंडस और ये पूरा बॉडी है, बॉडी में होता है, मतलब यहाँ पे भोजन इकट्ठा होता है और इसको बोलते हैं पाइलोरिक एंड, जिससे स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ता है। यानी कि देख सकते हैं आप, ये ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जो स्टमक से इस प्रकार से जुड़ रहा है। अब हम पढ़ते हैं गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या कंटेन होते हैं, मतलब क्या क्या उसमें रहता है। पहला तो है पेप्सिन, उसके बाद है रेनिन, एचसीएल और कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर। अब पेप्सिन क्या होता है? क्या आप सभी को पेप्सिन के बारे में नॉलेज है? पेप्सिन एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो एचसीएल के प्रेजेंस में प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। अब रेनिन क्या होता है? रेनिन भी एक एंजाइम है, लेकिन यह किसकी तरह दिखता है? कर्डलेस मिल्क की तरह। किसकी तरह दिखता है? कर्डलेस मिल्क की तरह। अब ये क्या करता है? ये कैसिनोजन के कन्वर्जन की प्रक्रिया में रोल निभाता है, यानी जो दूध के सॉल्युबल प्रोटीन होते हैं उसको किसमें बदलता है? इनसॉल्युबल केसिन में। अब पढ़ते हैं एचसीएल के बारे में। एचसीएल गैस्ट्रिक जूस का 0.4% कंसंट्रेशन रखता है और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड के पैराइटल सेल द्वारा सिक्रीट होता है। इसमें भी बैक्टीरिया किलिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है, यानी कि आप जब भी कुछ खाते हैं, मतलब एक तो आपको नाम से ही पता होगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा हाई लेवल, मतलब हाई पावर का एसिड होता है जो किसी भी चीज को गला देता है, पचा देता है। अब एचसीएल का दूसरा काम है, अगर एचसीएल नहीं रहेगा तो पेप्सिन भी काम नहीं कर पाएगा और ये जो बोलस में प्रेजेंट सलाइवा है उसको न्यूट्रलाइज करके उस बोलस को एसिडिफाई करता है। अब हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन भी 4 लेयर का मिलकर बना होता है जो स्टमक में भी था, आपको याद होना चाहिए। पहला है पेरिटोनियल लेयर, दूसरा है मस्कुलर लेयर, तीसरा है सब म्यूकस लेयर और चौथा है म्यूकस लेयर। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा। पहला है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा यानी लास्ट है इलियम। ड्यूडेनम क्या होता है? ड्यूडेनम एक सी स्ट्रक्चर का होता है जो सब भूल गए। ड्यूडेनम सी शेप का होता है जो एब्डोमेन वॉल के पीछे पेरिटोनियम के द्वारा अटैच होता है। और उसके बाद आता है जेजुनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल पोर्शन होता है। उसके बाद इलियम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पोर्शन होता है। इन तीनों के बाद हम पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन में
लार्ज इंटेस्टाइन भी 4 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे पहला लेयर, इसमें भी वही है, पेरिटोनियल लेयर, दूसरा मस्कुलर लेयर, तीसरा है सब म्यूकस, फिर चौथा है म्यूकस लेयर। इसमें 5 भाग होते हैं। सबसे पहला है सीकम, जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ते हैं। फिर है अपेंडिक्स, फिर असेंडिंग कोलन, और फिर ट्रांसवर्स कोलन, फिर सिग्मोइड कोलन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? इसमें बचे कुचे जो भोज्य पदार्थ होते हैं उसका पाचन और इसका अवशोषण, और इसके अवशोषण के दौरान इसमें कुछ सिक्रीट होता है। क्या सिक्रीट होता है? म्यूसिन नाम का एक ल्यूब्रिकेंट सिक्रीट होता है, ठीक है, जो फीकल मैटर को सॉफ्ट बनाता है, जिससे इसका एक्सक्रीशन अच्छे से हो सके। अब इसका एक्सक्रीशन रेक्टम में होता है। रेक्टम क्या है? रेक्टम पेल्विस का लोअर पोस्टीरियर भाग होता है, और रेक्टम का लोअर भाग डायलेटेड होता है। उस डायलेटेड भाग को हम रेक्टल एम्प्यूला बोलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एनस के बारे में। एनस एक स्मॉल कैनाल होती है जिसकी लंबाई लगभग 1 इंच की होती है, ठीक है। अब जहाँ पे स्पिंचर्स भी पाए जाते हैं, स्पिंचर क्या करते हैं? वहां पे स्टूल के डेफिकेशन को कंट्रोल करते हैं। अब ये डेफिकेशन क्या होता है? डेफिकेशन मतलब कि शरीर से रेक्टम या एनस के द्वारा फीकल मैटर का निष्कासन, उत्सर्जन ही डेफिकेशन कहलाता है। अब ये डेफिकेशन रिफ्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू होता है, और ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म वॉलेंट्री होता है, यानी इसको अपनी इच्छा से हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये रिफ्लेक्स मैकेनिज्म जब होता है तो रेक्टम की वॉल बहुत स्ट्रेच करती है, और रेक्टम में सफिशिएंट क्वांटिटी में फीकल मैटर इकट्ठा होता है। वहां पे कुछ प्रेशर जनरेट होता है, और जब वो प्रेशर, नोट कीजिएगा, जब वो प्रेशर 40 mm ऑफ Hg से अधिक हो जाता है तो वहां पे जो प्रेशर नर्व एंडिंग है वो स्टिमुलेट हो जाती है, और स्टिमुलेट होने के बाद डेफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब हम पढ़ते हैं एक्सेसरी ऑर्गन के बारे में। एक्सेसरी ऑर्गन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। इसमें लीवर, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट और पैनक्रियाज भी आते हैं। लीवर क्या करता है? बाइल फॉर्मेशन करता है, और इसका स्टोरेज हम गॉल ब्लैडर में करते हैं। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन को पचाने के लिए बाइल की जरूरत पड़ती है तो बाइल डक्ट के द्वारा बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचता है। पैनक्रियाज में भी पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाकर के ये पैनक्रियाटिक जूस भोजन को पचाने में हेल्प करता है। आशा करती हूँ कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी क्लियरिटी के लिए मैं कुछ आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगी। पहला प्रश्न है कि डेफिकेशन के दौरान रेक्टम में कितने प्रेशर पर वहां के जो नर्व एंडिंग है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं? क्या आप सभी को पता है? दूसरा प्रश्न है कि ईसोफेगस के नीचे क्या पाया, कौन सा अंग होता है स्टमक का? कार्डियक ओरिफाइसिस। तीसरा प्रश्न है कि गैस्ट्रिक जूस में HCl का कितना कंसंट्रेशन होता है? रेक्टल एम्प्यूला क्या होता है? रेक्टम का कौन सा भाग? डायलेटेड भाग। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।